जाने ही नहीं दे रहे। चलिए और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सही कि श्रवण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। श्रवण, क्या कुछ जानकारी अभी तक अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कुछ कहा गया अभी तक? देखिए, एक दुखद घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि देर कल शाम को मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जो एसएनसीयू वार्ड है वहां पर लाइट गोल हो गई थी और घंटों ये लाइट गोल रही। अस्पताल की तरफ से कोई बैकअप की यहाँ पे व्यवस्था नहीं हो गई थी, क्योंकि जो एसएनसीयू वार्ड होता है उसमें जो नवजात शिशु के गंभीर मरीजों को वहां भर्ती किया जाता है। लगभग ये बताया जा रहा है कि 40 जो बच्चे थे नवजात शिशु वो वहां एडमिट थे, जिनको कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर में रखा गया था। और लाइट गोल होने की वजह से पूरा जो अस्पताल का माहौल था वो अफरा तफरी में बदल गया था। जो परिजन ये बता रहे हैं कि जब लाइट गोल हुआ तो जो नर्स हैं वो नवजात शिशु को उनकी माताओं को दे दिया गया था गर्म रखने के लिए। वो अपने गोद में रख के उन बच्चों को गर्म कर रहे थे ताकि किसी तरह से जनहानि ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी 3 बच्चों की यहाँ पे मौत की खबर सामने आ रही है। और जिस तरह से माताएं जब हम पहुंचे थे तो ये बता रही थी कि हमको बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, मिलने नहीं दी जा रहा। तो उनको ये लग रहा है कि कहीं हमारे बच्चों को भी कहीं कुछ हो तो नहीं किया है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा यहाँ पर समझ निकल कर आया है, क्योंकि इतना बड़ा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और अगर लाइट गोल हुई थी तो बैकअप की व्यवस्था यहाँ पे करनी चाहिए थी। इस तरह से जो परिजन है आरोप लगा रहे हैं अस्पताल प्रबंधक पर। वहीं अस्पताल प्रबंधक का कहना है कि जो मौत हुई है उसकी वजह लाइट नहीं है, क्योंकि यहाँ गंभीर मरीज हैं। और जैसे ही सूचना यहाँ मिलती है मौके पर जो है कलेक्टर पहुंचे हैं, मौके पर जो है अस्पताल के डीन है, सीएमएचओ है, जिला प्रशासन है, पुलिस के तमाम जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी यहाँ पे जल्द पहुंचने वाले हैं। और इसके बाद ये किया जाएगा कि आखिर में इस बच्चे की मौत की वजह क्या है। हमारे साथ आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हम डॉक्टर लाखन सिंह से बात कर लेते हैं, अस्पताल अधीक्षक हैं। लाखन सिंह जी, आपसे स्पष्ट तौर पर जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला, क्या वजह इन बच्चों की मौत की? एसएनसीयू में जरूर बच्चों की मौत हुई है, लेकिन जिसमें से 4 बच्चे हैं जिसमें से 2 गंभीर थे। पहले तीसरी टर्म जिनका वजन कम होना और समय के पहले हो जाना, और एक का जिसमें हार्ट में कोई प्रॉब्लम था और एक को घर से स्टे किया। तो सभी गंभीर थे और सभी को वहाँ पर एचओडी स्वयं वहाँ इलाज कर रहे थे और उनके निगरानी में चल रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी तरह का इलाज में हम लोगों ने कमी किया है। अगर इतनी सामान्य स्थिति है लाखन सिंह जी, तो परिजनों से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है बच्चों को? नहीं, वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रहता है, तो जो मदर रहते हैं उसी को जाने दिया जाता है एसएनसीयू में, क्योंकि वो आइसोलेटेड एरिया रहता है। और इसलिए क्योंकि बच्चों में क्रॉस इन्फेक्शन सब हो जाता है तो एज पर प्रोटोकॉल ही मिलने दिया जाता है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। हालांकि अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि गंभीर हालत में ये बच्चे थे, इस वजह से उनकी मौत हुई। हालांकि जांच के बाद ही पूरी स्थिति जो है स्पष्ट हो पाएगी। और ग्वालियर के थाटीपुर थाना इलाके में महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। आपको हम तस्वीरें भी दिखा देते हैं, कैसे युवक महिला का गला दबाने की कोशिश यहां पर कर रहा था। वो महिला बार बार खुद को बचाने के लिए लोगों से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन युवकों के खौफ के चलते कोई भी शख्स वहां पर मदद के लिए आगे नहीं आया। तस्वीरें देखिए। बाद में युवक महिला को जान से मारने की धमकी देकर मौके से रफू चक्कर हो जाता है, लेकिन कई सारे सवाल इस घटना के साथ सामने आते हैं। कौन है युवक, क्या रिश्ता इनका महिला से, और क्यों इस तरह से गला दबोचकर मारने की कोशिश इस महिला को यहाँ पर युवक खुलेआम करते हुए नजर आ रहे थे। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सही कि सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या है पूरा मामला, क्या स्पष्ट हो पाया अभी तक स्थिति? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के मयूर मार्केट इलाके का ये पूरा घटनाक्रम है। 2 दिन पहले शाम के वक्त ये पूरा वाकया हुआ था और इसमें कल एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोप यही है कि ये जो एक युवक है बाइक सवार जो अपने साथी के साथ आया था, उसके बाद इस विवाहिता के साथ इसने मारपीट की, गला दबाया और पूरा जो मयूर मार्केट है
बीच बाजार इलाके की ये पूरी घटना है। और घटना के दौरान जो वहाँ राहगीर थे दूसरे, उन्होंने इस घटना का वीडियो बना लिया। हालांकि पूरा घटनाक्रम इसमें सामने नहीं आ पाया, लेकिन कम से कम 10 मिनट के लगभग का ये पूरा वाक़या वहाँ चलता रहा। पहले विवाद हुआ, उसके बाद फिर मारपीट हुई, और मारपीट के बाद जो है दोनों जो युवक थे बाइक से आए थे, वो मारपीट करने वाला शख्स इस विवाहिता को धमकी देकर भाग निकला। और उसके बाद जब ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि किस तरह से लोग बेखौफ है, भरे बाजार भी महिलाओं के साथ, विवाहिताओं के साथ, बच्चियों के साथ मारपीट होती है, अपहरण की कोशिशें हो जाती है, लेकिन आसपास इतने बड़े घटनाक्रम होने के दौरान पुलिस कहीं नज़र नहीं आती है। हालांकि इस मामले में भी कल FIR दर्ज की गई है, जिसमें मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। थाटीपुर पुलिस अब इन आरोपियों की तलाश कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। यानी कि कार्रवाई लगातार हो रही है। और अब खबर राजधानी भोपाल से। मंत्री विश्वास सारंग ने चैलेंज स्वीकार कर लिया है, कमलनाथ का चैलेंज स्वीकार किया है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बयान भी इसको लेकर सामने आया है। मैं कमलनाथ के चैलेंज को स्वीकार करता हूं, साफ तौर पर कहा है राहुल गांधी मेरे साथ धर्म के मुद्दे पर बात कर लें। कांग्रेस की आदत है हिंदुत्व को बदनाम करना, राहुल गांधी में इतनी ताकत नहीं है कि वो हिंदू धर्म पर बात कर सके। आपको बता दें कि आगर मालवा में कमलनाथ ने बीजेपी RSS वेब को चैलेंज देते हुए कहा था कि कोई बीजेपी RSS का या विश्व हिंदू परिषद का कोई नेता राहुल के साथ बैठ जाए, जितना ज्ञान राहुल गांधी धर्म अध्यात्म का रखते हैं, बीजेपी RSS वेब के पास भी नहीं होगा। मुझे ज्ञात हुआ है कि कमलनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और देश की जनता में से किसी को भी ये चुनौती दी है कि वो आए और हिंदू धर्म पर राहुल गांधी से बहस कर लें। तो मैं कमलनाथ जी को कहना चाहता हूं, मैं खुली चुनौती देता हूं, राहुल गांधी आए और मुझसे बातचीत कर लें। मैं कोई बहुत ज्यादा धर्म का ज्ञानी नहीं हूं, मेरे को यह अहंकार भी नहीं है कि मैं किसी धार्मिक विचार को लेकर बहुत ज्ञानी हूं, परंतु ये बात तो सही है कि राहुल गांधी से तो मैं बहस कर ही सकता हूं। अब कमलनाथ जी ने यदि ये चुनौती दी है तो मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। बस कमलनाथ जी को अब ये स्वीकार करना पड़ेगा और राहुल गांधी आए और हिंदू धर्म पर मुझसे बहस करें। तो राहुल गांधी की बात हो रही है तो बात भारत जोड़ो यात्रा की भी करेंगे। मध्य प्रदेश में 12 दिन ये यात्रा चली है। 12 दिनों में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के 6 जिलों में 370 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय की है। यात्रा के अंतिम दिन राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि जो प्यार और सम्मान यात्रा को मिला, उससे उन्हें नई ऊर्जा अपनी यात्रा के लिए मिली है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की जनता के नाम संदेश जारी करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश के लोगों के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं। यहाँ के किसानों को भी बढ़ती लागत, घटती आमदनी, अनिश्चित कीमतों, बिजली की समस्या, सरकार की असंवेदनशीलता और इसके चलते कई सारे संघर्षों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि शिक्षित बेरोजगार मध्य प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकारी भर्तियां रुकी हुई है, भ्रष्टाचार चरम पर है, आदिवासी देश के मूल निवासी हैं, कानूनों को लगातार कमजोर किए जाने के चलते ये संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने संदेश में ये भी लिखा है कि मध्य प्रदेश की जनता ने इन्हीं चुनौतियों से पार पाने के लिए कांग्रेस पर विश्वास किया था, लेकिन कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया गया। और इसी संदेश पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हुआ है। सियासत लगातार उस पर बढ़ती जा रही। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी उसे गले लगा रहे हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। वीर सावरकर को गाली देकर संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करने वालों के साथ यात्रा करके संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। राहुल गांधी के कथनी करने में अंतर है। राहुल गांधी की यात्रा को विदेशी ताकत स्पॉन्सर करेगी। सावरकर को गाली देकर इस देश के संविधान की रक्षा राहुल गांधी आप नहीं कर सकते। इस देश में सामाजिक और धार्मिक विघटन पैदा करके आप इस देश के संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की को गले लगाकर राहुल गांधी आप देश के संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करने वाले कन्हैया कुमार के साथ कदम ताल करते हुए देश के विघटनकारियों को इकट्ठा करके यात्रा करके राहुल गांधी आप संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप स्क्रिप्टेड भाषण दे रहे हैं,
आप उन लोगों से घिर गए हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। और ये यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा निकलने के पहले राहुल गांधी को हम केवल इस बात के लिए जानते थे कि राहुल गांधी जो बोलते हैं शायद उनमें समझ कम है, शायद उनका एक्सपोजर कम है, शायद वो देश की राजनीति, देश के धरातल को नहीं जानते। पर इस यात्रा में जिस प्रकार से वो एक्सपोज हुए हैं, ये सुनिश्चित हो गया है कि राहुल गांधी स्वयं नहीं चल रहे, कोई ना कोई फॉरेन की फोर्स जो देश को तोड़ना चाहती है, जो देश को विघटन करना चाहती है, वो इस यात्रा की स्पॉन्सरशिप कर रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं और राहुल गांधी यात्रा निकालते हैं। तो राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सहयोगी शरद श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शरद, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार बातें कही जा रही है बीजेपी की तरफ से, लेकिन बड़ी बात यह कि मंत्री विश्वास सारंग ने चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया है कि राहुल गांधी से सामने आए राहुल गांधी और बात करें धर्म के मुद्दे पर। कैसे देखा जा रहा है? देखिए, विशुद्ध रूप से इसे राजनीतिक तौर पर ही देखना होगा, क्योंकि यात्रा तो कल खत्म हो गई, और लेकिन लगता है कि अभी ये सियासी तौर पर यात्रा मध्य प्रदेश में आने वाले और दिनों तक चलती रहेगी, और इसी तरीके से उसकी जो चर्चा है वो संभवतः नेताओं के बयानों में देखने को मिलेगी। एक बयान सामने आया था कमलनाथ का, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को धर्म का बड़ा ज्ञाता बताते हुए ये चैलेंज कर दिया था कि बीजेपी संघ या विप का कोई नेता इतना ज्ञानी नहीं है जितना कि राहुल गांधी को धर्म का ज्ञान है, और वो चाहे तो कोई भी उनसे आके इस बात पे संवाद कर ले। इसी पर राजनीतिक तौर पर प्रतिक्रिया देते हुए विश्वास सारंग ने उस चैलेंज को स्वीकार किया। हालांकि उस पर पलटवार भी हुआ है, और जो पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं पीसी शर्मा, उन्होंने कहा भी है कि दरअसल ये विश्वास सारंग का अहंकार बोल रहा है, और जो संवाद अगर करना ही है धर्म पर, तो फिर उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के बारे में कहा है कि वो राहुल गांधी से आके बातचीत करें। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यात्रा भले मध्य प्रदेश से रवाना हो गई हो लेकिन सियासी तौर पर ये यात्रा अभी मध्य प्रदेश में। बिल्कुल शरद, आप बने रहेगा हमारे साथ। बीजेपी और कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया हम इस पर ले लेते हैं। बीजेपी की तरफ से हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। हितेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। निश्चित तौर पर अब ये सियासत का मुद्दा भी हो गया है, क्योंकि अब कमलनाथ जी ने जब चैलेंज दिया तो एक्सेप्ट भी कर लिया है मंत्री विश्वास सारंग ने, और अब लगातार आरोप भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी लगाया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि फॉरेन स्पॉन्सर ये यात्रा थी। देखिए, ये 500 करोड़ की यात्रा है। बार बार कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि ये गैर राजनीतिक यात्रा है, तो गैर राजनीतिक यात्रा है मतलब ये राहुल जी की निजी यात्रा है, भारत देखने निकले हैं वो। तो भारत देखने निकलने यदि राहुल गांधी का खर्चा 500 करोड़ है, तो अब जवाब तो लेना पड़ेगा ना साहब, ये पैसा कहाँ से आता है? कहीं विदेश से फंडिंग तो नहीं है? कहाँ से, इसका सोर्स क्या है? भाई इतना बड़ी मात्रा में कंटेनर्स चल रहे हैं, खाना पीना सब आपने देखा ही, सारी चीजें चली ही नहीं है। तो गैर राजनीतिक यात्रा का खर्च कहाँ से आ रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और अनुमानतः 500 करोड़ के आसपास यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो प्रतिदिन के हिसाब से जब आप निकालेंगे जो खर्च होता है इसके आसपास बैठता, तो ये तो बहुत महंगी उनकी निजी यात्रा है भाई। ठीक है। साथ ही साथ हितेश वाजपेयी जी, लगातार राहुल गांधी के ज्ञान को लेकर भी टिप्पणी कैसे स्पष्ट करेंगे इसे, और क्यों मंत्री विश्वास सारंग को राहुल गांधी के साथ बहस की जरूरत आन पड़ी है? देखिए, ये शुरुआत तो राहुल गांधी जी नहीं करी। उनका कहना है जय श्री राम मत बोला करो, जय सिया राम बोला करो। तो ये कौन होते हैं बोलने वाले? क्या वो धर्मशास्त्री हैं? क्या वो वेदों के ज्ञाता हैं? भाई वो खुद कैथोलिक, उनकी माताजी कैथोलिक धर्म का पालन करती रही हैं, उनके दादाजी फिरोज जहांगीर रहे हैं। तो अभी तो अता पता नहीं वोटों की खातिर हुए थे वो तो गांधी, आपको याद हो, उनको दिया गया था नाम। तो वो तो आप समझ सकती है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में वो अब आके वो हमको सिखाएंगे कि आप जय श्री राम मत बोलो। तो अब ऐसे में तो उनके धर्म के ज्ञान को लेकर बच्चा बच्चा सवाल पूछेगा। तो मुझे लगता है भारत में रहना है और फिर ये कहना कि जय श्री राम नहीं कहना है, ये कोई वही व्यक्ति कर सकता है जो धर्म को नहीं जानता है। तो इसीलिए उनसे तो कोई भी बच्चा भी शास्त्रार्थ कर लेगा तो राहुल जी को समझा देगा कि भैया ऐसा नहीं कहते। इस देश में गांव गांव में जय श्री राम कहा जाता है, चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो, धर्म दल से बड़ा होता है और जय श्री राम कहने वालों से चिढ़ा नहीं जाता, जय श्री राम से नफरत नहीं की जाती।
ठीक है, शुक्रिया आपका तेज जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शरद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरी चर्चा के लिए। तो देख रहे हैं आप किस तरह से मंत्री विश्वास सारंग ने ओपन चैलेंज भी कर दिया है कि राहुल गांधी आए, धर्म के मुद्दे पर बात करें, साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी लगातार हमलावर है। और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए वोटिंग जारी। उत्तर और मध्य गुजरात के 14 जिलों के 93 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान। गुजरात विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। पीएम मोदी ने अहमदाबाद के रानिप में डाला वोट। लाइन में लगकर पीएम ने मताधिकार का किया प्रयोग। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 14 जिलों की 93 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने परिवार के साथ डाला वोट। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। आज सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच है मुख्य मुकाबला। 7 उम्मीदवारों की किस्मत आज होगी ईवीएम में कैद। उपचुनाव पर निर्वाचन आयोग की पूरी नजर। रायपुर के सीईओ दफ्तर से संवेदनशील मतदान केंद्रों पर रखी जा रही नजर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कर रहे मॉनिटरिंग। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी पहुंची मतदान करने। तेलगरा में सावित्री मंडावी ने किया मतदान। मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतारें। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने डाला वोट। और देखिए सीधी तस्वीरें अब गुजरात से आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन मतदान केंद्र पर पहुंची हैं। लोकतंत्र के इस त्योहार की खूबसूरत तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन भी आज मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर खुद आ पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इससे पहले वोट डाला और वोट डालने से पहले भी मां हीराबेन से मुलाकात करते हुए ही वो घर से बाहर निकले थे। और देखिए तस्वीरें लोकतंत्र के इस त्योहार की, जहां बच्चे से लेकर बुजुर्ग में उत्साह होता है, लेकिन वोटिंग के लिए जब इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पहुंचती हैं, उसी क्रमशः कतार में लगते हुए वोट करती हैं। कोई खास इंतजाम नहीं और बिल्कुल सामान्य नागरिक की तरह वोट डालने के लिए पहुंच रही हैं। आमतौर पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं जब तमाम जो बुजुर्ग लोग हैं वो इसी तरह से वोट डालने के लिए पहुंचते हैं। और प्रधानमंत्री की मां होते हुए भी हीराबेन बिना किसी खास सुविधा के, बिना किसी खास फैसिलिटी के आम नागरिक की तरह गुजरात में वोट करने के लिए, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां वोट करने के लिए पहुंची है। और साफ तौर पर यही संदेश है कि अगर आप असहाय भी हैं, अगर बुजुर्ग भी हैं, तो किसी न किसी की सहायता लेकर पहुंचे, लेकिन वोट जरूर करें, मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। लोकतंत्र इसी बात को दर्शाता है। दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोट करने के लिए पहुंचे थे और अब उनकी मां हीराबेन भी यहां पर वोट डालने के लिए पहुंची हैं। तो बुजुर्ग होते हुए भी वो जज्बा उनका लगातार कायम कि लोकतंत्र के इस पर्व में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक नागरिक की होती है। और उसी नागरिक के तौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन भी यहां पर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची है। दूसरी तस्वीर देखिए, जब प्रधानमंत्री भी यहां पर पहुंचे, कोई खास फैसिलिटी नहीं, एक आम नागरिक की तरह उन्होंने वोट डाला, कतार में खड़े होकर वोट डाला। और वही प्रक्रिया उनकी माताश्री के साथ भी। तो दो तस्वीरें गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, क्योंकि सीधे तौर पर संदेश आम नागरिकों के लिए, जो लोग मताधिकार का प्रयोग करने के लिए नहीं पहुंचते हैं, जो वोट डालने के लिए नहीं पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं असहज हो जाते हैं। सीधा संदेश उनके लिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां इतनी उम्रदराज होने के बाद भी जब बिना किसी सुख सुविधा के यहां पर पहुंचकर वोट डाल सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोट डाला आम नागरिक की तरह ही। वो भी लाइन में लगकर पहुंचे थे मतदान केंद्र पर। और दूसरी तरफ तस्वीरें जब उनकी मां हीराबेन भी वोट डालने के लिए पहुंची। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
तो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है इन दोनों ही तस्वीरों का गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सामने आना, क्योंकि सीधा संदेश जनता से अपील भी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और मताधिकार का प्रयोग करें। और एक तौर पर कह सकते हैं कि अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए प्रधानमंत्री की मां हीराबेन खुद यहां पर वोट डालने के लिए पहुंची हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोट डाला और वोट डालने की प्रक्रिया से पहले उन्होंने मां से मुलाकात भी की, आशीर्वाद लिया उनका। और अब आशीर्वाद देने के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से मां खुद मतदान केंद्र पर पहुंची हैं। तो सीधी अपील जनता से यही कि मताधिकार का प्रयोग करें। दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोट डाला, उनकी मां हीराबेन भी यहां पर पहुंची, नमस्कार करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों का, बिल्कुल आम नागरिक की तरह उसी तरह से कतारबद्ध होकर मतदान केंद्र में पहुंची हैं। और इतनी उम्र हो जाने के बावजूद यहां मतदान केंद्र में पहुंची हैं। साथ ही साथ इसी अपील के साथ, इसी संदेश के साथ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और मतदान केंद्र पर पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग करें। और एक बार फिर से देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में।